एक गाना आपको सुनाया जाएगा, ओके। और उस गाने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी छुपी हुई है। अवे अवे देख रहे हो बेटा, 2 वर्ड साथ में देखा जाए तो ए वबल साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस भी है बेटा। एसोनेंस एक पोएटिक डिवाइस है। देखते ही मुझे दिख गया तो मुझे लगा आपको बता दूं मैं। ये किस्सा, ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हें एक सबक जरूर सीखोगे। टेल मतलब किस्सा, टेल मतलब किस्सा, एक छोटी सी कहानी। So and he said, you are far too selfish to dwell in a human form. तू इतनी सेल्फिश है, तू इंसान बनने के या इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं है। जैसे ही वो लेकर भाग रहा था चोरी का सामान, जो दीवार थी ना उसके घर सर पर गिर गई। The ball collapsed on his head, मतलब सर पर आ गिरी, killing him instantly. तो तब की तब चोर मर गया। Then he requested the king to punish him instead of his disciple. तो गुरुजी कहते हैं, काम करो, आपको सजाई देनी है तो मेरे शिष्य के बजाय मुझे दे दो। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? बहुत ही तेजी से हमारे सिलेबस की गाड़ी आगे बढ़ते हुए, तो आज के लेक्चर में हम 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स को फिनिश करने वाले हैं। एक होगी पोएम और एक होगा लेसन। तो पोएम जो की है, लगने के लिए छोटी सी पोएम है, बट हाँ घाव बड़े गंभीर कर सकती है। तो चलिए जानते हैं आज हम कौन सी पोएम और कौन सा लेसन करने वाले हैं। सो पोएम विच वी आर गोइंग टू कवर इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, एक किस्सा, एक गाना की तरह आपको एक किस्सा सुनाया जा रहा है, एक टेल, ओके, एक गाना आपको सुनाया जाएगा, ओके। और उस गाने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी छुपी हुई है, बहुत ही मजेदार सी ये पोएम है, काफी कुछ सबक भी आपको सिखा जाएगी। और फिर हम जानेंगे एक लेसन जो कि है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स मतलब बेवकूफ। तो बेवकूफ लोगों के राज में क्या होगा? मस्ती ही होनी है, बहुत सारा मजाक ही होना है, क्योंकि बेवकूफ जो ठहरे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों लेसन्स को। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम इस पोएम को कवर करेंगे, ओके। पोएम की बात आती है तो हमें पोएट के बारे में जानना होगा, सारे स्टैंजास को डिटेल में देख लेना होगा, ताकि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो। पूरी पोएम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे, ओके। पोएटिक डिवाइसेस हम कवर कर लेंगे, और फिर बारी आएगी लेसन की इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस लेसन के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इरादा काफी नेक है, तो बिना देर करे शुरुआत कर ली जाए विद द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इस पोएम का लेंथ, इसकी साइज को देख के घबराइएगा मत, काफी लॉन्ग पोएम है ये, ठीक है। और आप पोएम की जगह इसे कह सकते हैं कि ये एक बलाड है। बलाड मतलब एक गाने की तरह, ठीक है। एक बलाड मतलब गाने की तरह आपको एक किस्सा सुनाया जा रहा है, एक कहानी सुनाई जा रही है। तो इस गाने में एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? एक लेडी की स्टोरी है। उस औरत के साथ क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं, ओके। सो विदाउट एनी डिले इस बलाड को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी पोएम है, बट हाँ लॉन्ग जरूर है। तो लेंथ देखे घबराने का नहीं, समझ जाने का बस। चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हर स्टैंजा में आपको दिखाती चली जाऊंगी, और आपको लगेगा अरे मैम ये तो बहुत इजी था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी पोएट के बारे में। सो जो पोएम है ना, A Legend of the Northland, ये लिखी है फर्बी कैरी ने, ओके। फर्बी कैरी बहुत ही फेमस पोएट हैं ये, ओके। एंड इन दिस पोएम A Legend of Northland, ये जो फर्बी कैरी, इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। जैसे कि मैंने कहा, एक लेडी की है ये कहानी, हु टर्न्ड इनटू अ वुडपेकर फॉर हर ग्रीड। उस लेडी को वुडपेकर बना दिया जाता है। वुडपेकर मतलब लकड़बग्गा बेटा, वो बर्ड सुना होगा आपने, ऐसे टिक 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 ऐसे मेहनत कर करके उसको खाना होता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया? लालच की वजह से, फॉर हर ग्रीड ऐसा हो गया। सो द लेजेंड ऑफ द ओल्ड लेडी वाज पॉपुलर इन द नॉर्थलैंड। ये किस्सा बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है नॉर्थलैंड में। एंड इट कंप्राइजिंग द एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थलैंड क्यों? क्योंकि ये जो कहानी घटी है ये नॉर्दर्न रीजन में घटी हुई है। सो द पोएट प्रेजेंट्स द स्टोरी इन द पोएम फॉर इम्पार्टिंग अ मोरल लेसन टू द रीडर्स। तो जो इस पोएम को पढ़ेगा उनको एक सबक सिखाने के लिए, एक मॉरल लेसन देने के लिए ये पोएम लिखी गई है। सो द पोएटिक पर्सोना ऑफ द पोएम रैशनली सेज शी इज डाउटफुल अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेल। तो ये पोएट ना, जिस हिसाब से पोएम बताई जा रही है, इसमें थोड़ा सा ये कि डाउटफुल है, सच है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा बट मैंने सुना है। तो ये किस्सा सुना है, सुना सुनाया किस्सा सदियों से चला आ रहा है, वही किस्से पे इसने भी कहानी पोएम लिख दी है। शी इज नॉट श्योर इसकी सच्चाई के बारे में, बट शी टेक्स रिकॉर्स टू द स्टोरी फॉर हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड सैक्रिफाइस। तो इस पोएम में क्या कहने की कोशिश की जा रही है? शेयरिंग और सैक्रिफाइस की वैल्यू आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। क्लियर एवरीबडी? वो बात समझ गए हम लोग यहाँ पर। तो
अब इस पोएम में आपको एक मॉरल लेसन भी दिया जा रहा है, एक और लेडी की कहानी बताई जा रही है कि वो कैसे एक इंसान से वुड पेकर एक लकड़बग्गा बन जाती है। तो अब आपको पोएम का आइडिया लग गया होगा, याद भी आ गया होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखी होगी ये पोएम। ओके, सो फोबी कैरी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत ही सुंदर सा लेसन हमें देने की कोशिश की है इस पोएम के द्वारा। एक सुना सुनाया किस्सा आपको भी सुनाया जा रहा है, तो चलिए हम जानते हैं किस्सा क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा, away away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो पहले ही स्टैंजा में डिस्क्राइब किया जा रहा है नॉर्थलैंड को, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे देख रहे हो बेटा, दो वर्ड साथ में देखा जाए तो ए वबल साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस भी है बेटा। एसोनेंस एक पोइटिक डिवाइस है, देखते ही मुझे दिख गया तो मुझे लगा आपको बता दूं मैं। अवे अवे, ठीक है, एसोनेंस भी है। और यहाँ पर जब कोई वर्ड रिपीट हो पोएम में, कहीं पर भी वर्ड रिपीट हो रहे तो हम रिपीटिशन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? रिपीटिशन। अगर कोई वर्ड जैसे अवे अवे दो बार आ गया तो रिपीटिशन भी है यहाँ पर, राइट। सो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, वहां दूर कहीं नॉर्थलैंड में क्या हो रहा है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन छोटे हैं और रातें बड़ी, और राता लंबे रे कटे कैसे तेरे बिना रे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, इतनी लंबी रातें हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, सो ही नहीं पाते यार, इतना लंबा कितना सोएंगे। समझ रहे हो आप? तो बहुत लंबी रातें हैं यहाँ पर। पहला स्टैंजा बहुत सिंपल एंड इजी। ओके, सो पहले स्टैंजा की अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि एक रीजन है अराउंड द नॉर्थ पोल, इसीलिए नॉर्थलैंड उसे कहा जा रहा है। यहाँ पर दिन बहुत छोटे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस बिकॉज इट्स पोजीशन इज सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। अगर आपसे पूछे कोई मैम क्यों है दिन छोटे, बेटा आपको ये बेसिक साइंस पता होना चाहिए कि सन रेज जो है बहुत कम वक्त के लिए वहाँ आती है, इसलिए दिन छोटे और रातें बड़ी। सो व्हेन दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग, विंटर सीजन में रातें लंबी होती है and the daytime hours are very less, दिन के टाइम बहुत कम। In line 4 they refers to the people who live in this region, they कौन है? वो लोग जो वहाँ रहते हैं, वो सो नहीं पाते हैं वहाँ पर, जो लोग वहाँ रहते हैं। So the poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through, इतनी लंबी रातें हैं कि लोग वहाँ के सो नहीं पाते पूरी रात। So if they go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up, it is still night time। काश ऐसे हमारी भी किस्मत होती कि हम सोते उठते और भी रात होती, सुबह नहीं हुई, यार मजा ही आ जाता है ना। So he wants to emphasize on the poet that the duration of the night is very, बात ये है कि रातें लंबी है और दिन छोटे हैं। नॉर्थलैंड में ये बात समझ गए हैं क्यों है, ये भी आपको बता दिया गया। अब सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes। तो वहाँ पे और डिस्क्राइब किया जा रहा है वहाँ के बारे में कि बच्चे ऐसे क्यूट क्यूट, ठंड का मौसम होता है तो फनी फरी क्लोथ्स, मतलब ठंड के कपड़े पहन के घूमते रहते हैं और कैसे लगते हैं? बेयर्स कब, भालू के बच्चे जैसे लगते हैं, छोटे छोटे टेडी बेयर से, क्यूट क्यूट से। समझ रहे हो आप? तो वहाँ पर क्या है ना, ये देखो, ये स्लेज, इसको स्लेज कहते हैं, इसमें सारा सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। ओके, स्लेज आप समझे क्या है? सो विद द हार्नेस द स्विफ्ट reindeer टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, जब बहुत ज़्यादा स्नो गिरने लगे तो कुछ भी सामान लाना ले जाना तो स्लेजेस के द्वारा ही जाता है, वहाँ उसी से ट्रैवल करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया जा रहा है और डिटेल में नॉर्थलैंड में कि इस रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिवियर कोल्ड कंडीशंस होने की वजह से इट इज़ अ स्नोई एरिया। द reindeer इज एन एनिमल विच इज़ फाउंड इन दिस पोलर रीजन। reindeer एक एनिमल है बेटा जो इस रीजन में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये है reindeer, एक तरह का एनिमल है जो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? अब आगे बढ़ते हैं। पीपल टाई द reindeer टू द स्लेज, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है वैसे reindeer की गाड़ी, ये ऐसे इस गाड़ी में ये जानवर चलाता है और पीछे गाड़ी होती है, उसमें आप बैठ सकते हो, सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। These reindeers pull the sledges. He adds that the children look like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur which is like the furry skin of bear। तो बच्चों को फरी, मतलब ऐसा लगता है जैसे भालू की स्किन फरी फरी होती है, इनके कपड़े भी ठंड की वजह से, ठंड के ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बड़े फनी से लगते हैं। ओके, और भालू के बच्चे लगते हैं क्यूट क्यूट से। क्लियर एवरीबडी? सेकंड स्टैंजा भी हमने जाना समझा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, बच्चों को ये किस्सा सुनाया जाता है। क्यूरियस मतलब थोड़ी सी अलग सी, जो मतलब इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पर क्यूरियस का मतलब बेटा स्ट्रेंज होता है। क्या मतलब होता है क्यूरियस का? स्ट्रेंज होता है क्यूरियस का मतलब। ओके, एक अलग सी, एक नई सी एक कहानी सुनाई जाती है। तो याद रखना, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, दिस को ऐसे लिखा है, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, सॉरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं कि सच है, बट ये किस्सा, ये कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हें एक सबक जरूर सीखोगे। टेल मतलब किस्सा,
टेल मतलब किस्सा, एक छोटी सी कहानी। ये किस्सा आपको सुनाया जाएगा, एक अफसाना आपको सुनाया जाएगा, तो आपको इससे सबक मिलेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इन लाइन 1 दे रिफर्स टू पेरेंट्स और एल्डर्स एंड देम रिफर्स टू चिल्ड्रन ऑफ द यंगर जनरेशन। तो बड़े बूढ़े वहाँ के बच्चों को ये कहानी सुनाते थे, ठीक है। द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल्स ए स्ट्रेंज एंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन। सो यंगर जनरेशन के बच्चे जो होते हैं उनको ये कहानी सुनाई जाती है, एक स्ट्रेंज सी स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। पोएट कहते हैं कि श्योर नहीं हूं मैं कि ये सच है, बट अगर ये कहानी मैंने बताई, इफ इट टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, मे बी द रीडर कुड लर्न ए लेसन फ्रॉम इट। द स्टोरी गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब कर दिया गया। अब वहाँ के बड़े बूढ़े बच्चों को एक कहानी सुना रहे जिससे उन्हें सबक सीखने को मिले, एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिले। चलिए जानते हैं कौन सी है ये कहानी। कहानी होती है शुरू। 3 स्टैंजास में नॉर्दर्न रीजन को डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, वहाँ की ठंड के बारे में बताया गया है, वहाँ काम कैसे चलता है ये बताया गया है कि रातें लंबी है, दिन छोटे हैं, रेनडर के स्लेजेस के द्वारा यहाँ से वहाँ काम, स्नोई बहुत हो जाता है वहाँ पर, समझ गए। अब स्टैंजा 4 से शुरू होती है कहानी। तो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। तो बेटा आप सभी जानते हो कि ना बाबा जी होते हैं, है ना, वैसे ही डिसाइपल्स भी होते हैं, जो ना जो ज्ञान उनके पास होता है वो लोगों को बांटते चलते हैं। तो जीसस के एक बहुत बड़े फॉलोअर है ये सेंट पीटर। तो बहुत ही नेक दिल सेंट पीटर, ओके, इस दुनिया में रहते थे। तो वो क्या करते थे, वॉकड अबाउट इट, वहाँ पर जो उनसे मिलता था उन्हें अपना ज्ञान देते थे। तो ये सब हम जानते ही हैं बहुत कॉमनली कि भाई ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पास जो ज्ञान है वो लोगों में बांटते चलते हैं, और वो एक तरीके से उनका खाने पीने का कोई पता नहीं होता, तो वो भिक्षा मांग के खाना खाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पता चलना चाहिए दिस स्टोरी किसकी है, सेंट पीटर है। When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people just like all saints do, वो प्रवचन, वो ज्ञान जिसे हम कहते हैं जो देते रहते थे, ओके। उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ, देन एन इंसिडेंट हैपेंड। सेंट पीटर जब यहाँ वहाँ जा रहे थे, ओके, और जैसे वो अपनी ज्ञान देते थे, और उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ। देखते हैं क्या इंसिडेंट हुआ। He came to the door of a cottage in traveling around the earth. वो इस पूरी धरती पे घूमते घूमते एक घर पे जा पहुंचा, एक कॉटेज के दरवाजे पर जा पहुंचा, where a little woman was making cakes. वहाँ पर एक औरत केक्स बना रही थी, and baking them on the hearth. hearth मतलब भट्टी, hearth मतलब भट्टी। तो केक भट्टी में बन रहा था। तो ये बंदा हमारे जो सेंट पीटर जी हैं, ये गए वहाँ पर। सेंट पीटर वाज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल। वो अपने काम कर रहे थे, और वहाँ पर वो एक कॉटेज पर, उसके दरवाजे पर जा पहुंचे। ही रीच द डोर ऑफ ए कॉटेज वेयर अ वुमन, एक ओल्ड लेडी छोटी सी केक्स बना रही है। शी वाज बेकिंग द केक्स इन द फायर प्लेस, जैसे कि मैंने कहा भट्टी फायर प्लेस में बना रही है। चलिए अब देखते क्या होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो ऑब्वियसली सेंट पीटर को भूख लगी हुई थी, वो काफ़ी घूम घूम के थक चुके थे, उन्हें बेहोश होने की हालत में थे। फेंट मतलब थोड़े कमज़ोर थे यहाँ पर, आप लिटरली बेहोश नहीं कह सकते, बट यहाँ पर कमज़ोर हो रखे थे वो, खाना पीना ना होने की वजह से। थोड़ी सी मतलब भूख लगी हुई थी इन्हें पूरा टाइम, पूरे दिन से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो पूरे दिन से वो भूखे थे, थोड़े कमज़ोर हो रखे थे, भूख लगी हुई थी। तो ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो बड़े प्यार से सेंट पीटर ने बोला, आपके पास इतने केक्स हैं, मुझे एक केक दे दीजिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा, फेंट का क्या मतलब है बेटा, टू बी वीक, फैमिश्ड मतलब कमज़ोर फील करना, है ना। तो बड़े प्यार से सेंट पीटर जी ने क्या कहा, मुझे खाने को दे दो। तो सेंट पीटर ने कुछ खा नहीं रखा था पूरे दिन से, सो ही वाज वेरी हंग्री एंड वाज फीलिंग वीक। सो ही वेंट टू दिस वुमन हु वाज बेकिंग केक्स एंड ही आस्क्ड फॉर वन केक आउट ऑफ द मेनी केक्स दैट शी हैड। बहुत सारे केक्स थे उसके पास, तो उसने बोला मुझे एक केक दे दो। अब देखते हैं लेडी क्या कहती है। अब इसे लगा कि मुझे इसको केक देना है, तो ये केक का साइज तो बड़ा है, तो मैं इसको छोटा बना के दे देती हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इतने सारे केक्स उसने बना रखे थे, एक केक देने में कितनी देर लगती है उसको, बस उठाना है, देना है। बट उसे लगा इतना बड़ा केक मैं नहीं दूंगी, मैं छोटा सा केक बना लेती। उसने छोटा केक बनाया, और जब वो केक पकने लगा ना भट्टी में, तो उसको देख के लगता है नहीं यार, इतना भी छोटा नहीं है, किसी को दे दिया जाए। तो इसके मन में अब आ रहा है धीरे धीरे लालच। देखिए, द वुमन वाज सेल्फिश, द वुमन वाज सेल्फिश, शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम हर स्टोर, इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग ए वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर। जो केक्स रखे थे स्टोर में उसमें से ना देते हुए उन्होंने केक बनाना शुरू किया छोटा सा। शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स, उसको अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं था, वो सेल्फिश थी। बट व्हेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग शी लुक्ड एट इट एंड थॉट दैट दिस केक वाज टू बिग टू बी गिवन टू समवन। तो जब उसने केक बनाया तो उसे लगा ये तो इतना बड़ा है, मैं दे नहीं सकती किसी को एक एक। फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
Therefore she kneaded another, फिर उसने दूसरा बना दिया. Kneaded मतलब हम आटा गूंदते हैं ना बेटा, तो बैटर उसने दूसरा गूंदा. And still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो जैसे उसने बना लिया और फिर लगने लगा ये तो पिछले वाले जितना ही बड़ा है, ये छोटा है ही नहीं. तो आप समझ रहे हो इस लेडी की बातें. द लिटिल मिजर वुमन, मिजर मतलब कंजूस, मिजर मतलब कंजूस, ये कंजूस औरत इससे ना हो पा रहा है. ओके. She thought that the cake was too big to be given so away. उसको लगा कि इतना बड़ा केक मैं नहीं दे सकती. So she started making another small cake. एक और छोटा केक बनाया और तब उसने देखा कि she again felt that it was as big as the previous one. पिछले जितना ही बड़ा है उसे ऐसे लगा. Again she was not ready to give this smaller cake to Saint Peter. तो ये केक भी वो सेंट पीटर को देने को तैयार नहीं थी बच्चों. समझ रहे हो आप? ये केक भी वो सेंट पीटर को देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. समझ रहे हो आप? उन्हें ना छोटा केक देना था और लग रहा था हर केक जो छोटा बना रही उसको वो पहले वाला जितना ही बड़ा लग रहा था. सो छोटा लग ही नहीं रहा था उसको. समझ रहे हैं हम इस बात को? आई होप इट्स क्लियर. तो देखो अभी तक 8 स्टैंजास हो गए हैं और वो बेचारे सेंट पीटर खड़े हैं और उन्हें केक ही नहीं मिल रहा. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. तो उन्होंने छोटा सा एक डो लिया और उसको बेक करना मतलब बेलना शुरू किया और इतना पतला वेफर की तरह बन गया. वो क्या बन गया? वेफर बन गया वो. सो इट बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. तो थिन एज अ वेफर, एज दिख गया बेटा तो ये सिमिली है. कंपैरिजन में जब भी आपको एज या लाइक दिखे तो वो सिमिली होता है. सो बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. तो बात ये है छोटा सा डो ले लिया उसने और इस बार उसका केक नहीं बल्कि बना उसका वेफर. तो थर्ड टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डो एंड रोल्ड इट. द पोएट सेड दैट शी रोल्ड एंड रोल्ड टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट शी रोल्ड द डो एंड मेड इट वेरी थिन लाइक ए वेफर एंड बेक्ड इट. तो एक वेफर की तरह उसने बना लिया. बट शी वाज सो ग्रीडी दैट शी कुडंट गिव दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू द सेंट. पर वो भी वो नहीं दे पाई. यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, मतलब उससे भी उसको तसल्ली नहीं हुई देने के लिए, वो भी नहीं दे पा रही है. तो आप समझ रहे हो बेटा ये केक भी, ये वेफर भी नहीं दे पाई वो. First she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो ये कहने लगी मैं जब केक खाती हूँ तो मुझे छोटे से लगते हैं बट दूसरों को देने के लिए तो बड़े लग रहे हैं. हाँ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैंजा 10 आप समझ गए होगे, कोई मुश्किल वर्ड भी नहीं है यहाँ पर. तो इन्हें साफ भाषा में ये कहा, वुमन कहती है कि जब वो केक खाती है, व्हेन शी ईट द केक शी फेल्ट दैट दे वर वेरी स्मॉल बट इफ यू हैव टू गिव देम टू समवन शी फेल्ट दैट दे वर टू बिग टू बी गिवन अवे. इतने बड़े कि मैं दे नहीं सकती. सो शी पुट ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ ऑफ हर किचन. उसने सारे अपने किचन के शेल्फ में रख दिए. एंड शी डिड नॉट गिव एनी केक टू सेंट पीटर. सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया. और अब गुस्सा आ जाएगा सेंट पीटर को कि ये कैसी औरत है यार, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, ये कुछ ला ही नहीं रही. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. तो नेक बंदे को भी गुस्सा आ गया. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. ऑब्वियसली भूखे पेट जब होते हैं तो गुस्सा आ ही जाता है. वो कमज़ोर भी फील कर रहे थे. एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट. और ये औरत भी इतना गुस्सा दिला रही थी. प्रोवोक मतलब उकसाना, गुस्सा दिलाना. तो इस नेक से बंदे को, एक संत को भी गुस्सा दिला दिया, एक सन्यासी को भी गुस्सा दिला दिया इस लेडी ने. समझ रहे हो आप? सो सेंट पीटर बिकेम वेरी एंग्री एज ही वाज हंग्री, ही वाज फीलिंग वेरी वीक एंड द सेल्फिश वुमन वाज नॉट रेडी टू गिव इवन ए स्मॉल केक. दिस बिहेवियर ऑफ द ग्रीडी वुमन एंगर्ड द सेंट. तो ये बिहेवियर की वजह से उन्हें आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा. उन्हें आ गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा. अब गुस्से में सेंट पीटर क्या करते हैं चलिए जानते हैं. सो एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. तू इतनी सेल्फिश है, तू इंसान बनने के या इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं है. सो टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तू लायक ही नहीं है घर के, मकान मतलब जैसे मकान, घर के, खाने के, और ये जो फायर तुझे मिली हुई है वार्म रहने के लिए, तू इस चीज़ के लायक ही नहीं है. तो गुस्से में वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं इस ओल्ड लेडी को. सेंट पीटर ने उसको बद्दुआ दे दी दैट शी वाज वेरी सेल्फिश, शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग. वो डिजर्व ही नहीं करती थी एक इंसान की तरह जीना. ही एडेड दैट गॉड हैड गिवन हर फूड, शेल्टर, फायर टू कीप वार्म बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड. ऊपर वाले ने उसको जो भी कुछ दिया है उसको गुरूर हो गया था. शी डिड नॉट वांट टू शेयर देम विद एनीबडी. वो किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रही. बहुत गलत बात है ये तो, बहुत ही ज़्यादा, है ना. सो अब देखते क्या होगा. स्टैंजा 13 में अब उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया. ठीक है, श्राप क्या दिया. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. अब
तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे एक चिड़िया मेहनत करती है अपने खाने के लिए, थोड़े से खाने के लिए बहुत जोर लगेगा तुझे। स्कैंटी फूड मतलब थोड़ा सा, बहुत कम खाना, कम खाना, ओके। थोड़े से खाने के लिए भी तुम्हें बोरिंग एंड बोरिंग मतलब जोर लगाते रहना, लगाते रहना, लगाते रहना पड़ेगा। एंड ऑल डे इन दैट, पूरे दिन ड्राई वुड में, यहाँ पर जंगलों में तुम्हें जोर लगाते रहोगे, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। तो आप समझ रहे हो इसको क्या श्राप मिला है? एक बर्ड बनने का, वुड पेकर बनने का, लकड़बग्गा बनने का, जो पीक से ऐसे टुक 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 बोर कर करके फिर वो खाता है ना। तो यहाँ पर इस स्टैंजा को समझिएगा जरा। सेंट पीटर कर्स द वुमन दैट हेंस शी वुड बिकम अ बर्ड बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, शी शैल बिकम अ बर्ड एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस बाय बोरिंग इनटू द वुड and collect very little food by working hard the entire day. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place for herself to live in. तो उसको थोड़ी सी जगह मिलेगी जिंदगी में, दुनिया में जीने के लिए, और उसे बिल्कुल भी किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उसको मेहनत करनी पड़ेगी कमाने खाने के लिए, समझ रहे हो आप? शी विल हैव टू वर्क हार्ड ऑल डे, पूरे जंगलों में बहुत मेहनत करने पर उसको थोड़ा सा खाना नसीब होगा। बर्ड की जो मेहनत होती है ना, वो हम सब जानते हैं कितना जोर लगता है एक घोंसला बनाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, तो वो सारी मेहनत इसको करनी पड़ेगी। और अब ये श्राप जब मिला, जैसे ही उन्होंने बात बोली, अचानक से देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। जी हाँ, वो चिमनी के ऊपर से निकल गई बाहर बिना कुछ बोले। एंड यस, शी बिकेम ए वुड पेकर एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर। तो चिमनी के ऊपर से क्या निकला? एक वुड पेकर निकला, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, तो ये जो लेडी थी, एज सुन एज सेंट पीटर कर्स्ड हर, जैसे उन्होंने श्राप दिया, शी डिड नॉट गेट ए चांस टू स्पीक फॉर हरसेल्फ, बोलने तक का मौका नहीं मिला। उसी क्षण, उसी मोमेंट पे शी फ्लू अप टू द रूफ थ्रू द चिमनी एंड फ्लू आउट इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड। वुड पेकर बनकर वो चिमनी से ऊपर बाहर निकल गई। सेंट पीटर्स कर्स हैड कन्वर्टेड द वुमन इनटू ए बर्ड। श्राप दे दिया और उस श्राप की वजह से ये औरत बन गई है बर्ड। क्या बन गई है बच्चों? बर्ड बन गई है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट मतलब रेड, रेड कलर की कैप थी उसके हेड पे, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। तो उस वुड पेकर के सर पे वो रेड कैप रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। उसके बाकी सारे कपड़े जल गए थे ब्लैक कोयले में, और उसकी जो रेड कैप थी वो वैसे रह गई। ओके, सो यहाँ पर finally woman turned into a bird. At that time she was wearing a red colored cap on her head. This cap was there on the bird's head also, but the woman's remaining clothes had burned and turned black in color just like coal. पूरे जल के काले हो गए थे उसके कपड़े। तो आप समझ रहे हो, तो एक श्राप की वजह से ये लेडी बिल्कुल वुड पेकर बन गई। पर श्राप क्यों मिला? क्योंकि इसने सेल्फिशनेस दिखाई, लालच दिखाया ना, इसने चीज़ें शेयर की, किसी को ज़रूरत है उसकी मदद करने का इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, इसीलिए इसको श्राप मिल गया। सो फाइनली एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वर्ल्ड। हर बच्चा जो स्कूल जाता है उन्होंने जंगलों में इसको देखा है, इस बर्ड को। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो अभी भी वो उन जंगलों में रहती है और जोर लगाकर खाना अपना ढूंढती रहती है और अपनी ज़िंदगी बिता रही है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको देख रखा है। तो फाइनली इस प्रकार से इस पोएम को अपने को समझना है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल हैव सीन दिस काइंड ऑफ बर्ड इन द वर्ल्ड। सो लोगों ने ये वर्ड देख रखा है, लाल टोपी वाला बर्ड। दे सी दैट शी स्टेज देयर ऑल डे, वहाँ पे रहती है, कीप्स ऑन डिगिंग द फूड विथ हर बीक, अपने बीक से, चोंच से वो फूड के लिए ढूंढती रहती है, टू कलेक्ट हर फूड। Whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell them this story. जब भी कोई बच्चा वो बर्ड को देखता है, तब इसके घर वाले, पूर्वज, बड़े लोग, एल्डर्स, बुजुर्ग, ये कहानी सुनाते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक औरत बर्ड बन गई क्योंकि she was very very greedy, and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. तो ये सबक मिला कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें शेयरिंग करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इस पोएम को फिनिश किया गया है बेटा। सो आई होप आप मुद्दे की बात समझ गए। बेसिक मैंने अच्छे से आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए, समराइज करते हुए चीज़ों को बता दिया है, हाँ या ना। सो रिपीटिशन बेटा, अवे अवे, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इस पोएम में बार बार रिपीटेड है। रोल्ड रोल्ड, ये भी रिपीटेड है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप रिपीटिशन बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिली मैंने आपको बताया था, एज वहाँ पर मेंशन भी किया था। एलिट्रेशन, द, देम, द साउंड आ रही है, दे, देम, तो आप देख रहे हो, तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है।
तो इस प्रकार से एलिट्रेशन भी इस पोएम में यूज्ड है। सिमिली भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, एज या लाइक आपको नजर आए तो आपको उसको सिमिली चुनना है। तो हेंस ये पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं बच्चों। क्लियर एवरीबडी, नो डिफिकल्टी एट ऑल। एलिट्रेशन में क्या होता है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। किसका रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का। रिपीटिशन में कोई वर्ड अगर पोएम में आपको रिपीटेड नजर आए तो वो रिपीटिशन। सिमिली में एज या लाइक करके कंपैरिजन हो रहा है तो वो है सिमिली। तो इस पोएम में ये पोएटिक डिवाइसेस बहुत कॉमनली, बहुत आसानी से आंखों के सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा लालच दिखाओगे तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आपको फिर देखो इस तरीके से सबक ना मिल जाए तो डोंट बी वेरी ग्रीडी। सो इस लॉजिक के साथ शेयरिंग करो, किसी को जो रिसोर्सेस ऊपर वाले ने आपको दिए हैं, ज़रूरतमंद की मदद करो। इस सबक को सीखते हुए हम इस पोएम को फिनिश कर रहे हैं और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स मतलब बेवकूफ, फूल्स मतलब बेवकूफ, और किंगडम मतलब राजघराना, किंगडम है ना जहाँ पे राज्य महाराजे रहते हैं। ओके, राजपाट जिनका होता है। ओके, सो किंग्स का होता है किंगडम। चलिए अब जानते हैं कि बेवकूफों के राज में क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। सो A.K. रामानुजन की फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है ये कहानी। इट इज अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल्स दैट वाज रूल्ड बाय अ सिली किंग एंड हिज फूलिश मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर जिनका राज चल रहा है ना वो थोड़े से ना सिली, बेवकूफ से थे। ठीक है, किंग भी सिली है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बेवकूफ है। ही अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर्स ऑर्डर्ड द पीपल ऑफ द किंगडम टू कंसिडर नाइट एज डे एंड डे एज नाइट। मतलब इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कहते कि दिन को रात समझो, रात को दिन समझो, राजा ने कह दिया तो कह दिया, ऐसे। सो दे वुड स्लीप ऑल डे लॉन्ग एंड परफॉर्म द डेली टास्क ड्यूरिंग द नाइट। क्योंकि राजा ने बोल दिया है तो पूरे दिन ये लोग सोते थे और रात को अपने दिन के काम करते थे। सो मतलब आप समझ रहे हो लेवल ऑफ बेवकूफ़ी इनका। ओके, तो ये कैसे कैसे डिसीजंस ले लेते थे, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वन फाइन डे, एक दिन एक गुरु जी अपने शिष्य के साथ है, गुरु एंड हिज डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य, गुरु जी अपने शिष्य के साथ एक इस किंगडम में आए एंड वे सरप्राइज्ड अबाउट द रिवर्स रूल सेट बाय द किंग एंड द मिनिस्टर्स। अब कोई नया बंदा ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है तो ऑब्वियसली शौक तो होगा ही। तो ये गुरु जी अपने शिष्य के साथ वहाँ गए थे तो बड़े शौक हुए ये सारी चीज़ों को देखकर कि ये कैसा चल रहा है, यहाँ पर उल्टा चल रहा है सब। दे वर मोर एस्टोनिश टू फाइंड आउट दैट एवरीथिंग इन द किंगडम कॉस्ट अ सिंगल रुपी ओनली। और यहाँ पर बेवकूफ़ी की हद इतनी हो रखी थी, इस पूरे शहर में जहाँ पर इनका राज चल रहा है हर चीज़ 1 रुपए की, हर चीज़ 1 रुपए की, तो सस्ते में कुछ भी खरीद लो यार, है ना। सो दिस गुरु एंड डिसिपल वर हैप्पी इनिशियली एज दे कुड बाय एनीथिंग जस्ट स्पेंडिंग a rupee। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हम तो यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। However, the guru understood that it was not a wise decision to stay in a kingdom of fools। गुरु जी समझ गए कि ऐसी जगह पर रहना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, मैं तो चला। So he left। His disciple was unwilling to leave the kingdom because of the ready availability of good food at a reasonable rate। पर वो जो शिष्य था ना उसका मन नहीं मान रहा था जाने को। इतनी बढ़िया लाइफ, आराम से पूरे दिन सो और इतने सस्ते में सब कुछ आपको मिलने वाला है, और उसको खाने पीने का बड़ा शौक था। He was a big foodie and ate plenty of food and grew fat in a matter of few days। तो कुछ ही दिनों में वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। जी हाँ, कुछ ही दिनों में वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, खा पी के सस्ते में सब कुछ मिल रहा था तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक चोर आ गया। Okay, one day a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall and sneaked in। तो चोर तो कैसे आता है, चुपके से आता है, पर इस चोर ने पता कैसे एंट्री की, दीवार में छेद करके एंट्री कर दी मर्चेंट के घर पे। जो मतलब मर्चेंट्स आप पता है बहुत ही अमीर अमीर एक मतलब जो बंदा मर्चेंट होता है बहुत ही बड़ा रिच होता है, सोना वोना रखता है, वो बंदा, उसके घर में चोरी हो गई और छेद हो गया दीवार में। चोर ने छेद कर दिया दीवार में और क्या किया, while he was returning with the stolen item, जब वो चोरी का सामान लेके भाग रहा था, the wall of the house collapsed on his head। जैसे ही वो लेकर भाग रहा था चोरी का सामान, जो दीवार थी ना उसके घर सर पर गिर गई। the wall collapsed on his head मतलब सर पर आ गिरी, killing him instantly। तो तब की तब चोर मर गया, दीवार उसके सर पर जा गिरी और तभी की तब चोर मर गया। So however the thief's brother approached the king and complained to him that the house owner should be punished for not building a strong wall। अब देखो क्या ही ये राजघराना, क्या ही ये किंगडम है, भगवान जाने। चोर मर गया, पर यहाँ पर हुआ ये है कि चोर का भाई राजा के पास चला गया ये बोलने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कि मेरा भाई मर गया है। तो ये जो हाउस ओनर है ना, हाउस ओनर जो है मर्चेंट है, इसको भी सजा मिलनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों बना दी कि मेरा भाई मर गया। द किंग इमीडिएटली समन द मर्चेंट टू हिज कोर्ट। अच्छा, तब की तब जैसे ये रिपोर्ट आई, किंग ने बुलाया भाई मर्चेंट को जिसके घर में चोरी हुई थी, यहाँ पे आ जा तू भाई।
तेरी वजह से एक चोर मर गया। सो व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड ही ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल। तो जब मर्चेंट आके बोला मेरी गलती नहीं है साहब, वो ब्रिक वॉल जिसने बनाई थी ना, जो मिस्त्री जो लेबरर ने बनाई थी वो दीवार, उसकी गलती है। फिर ब्रिकलेयर ओल्ड मैन था, उसको बुलाया गया, was called to the king's court and pleaded with the king to punish the dancing girl for distracting his attention from work as she went to and from the city all day wearing jingling anklets। अब क्या हुआ, मर्चेंट को पहले बुलाया गया, इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार क्यों बनवाई तेरे घर में। तो मर्चेंट ने इल्जाम लगा दिया ब्रिक लेयर पे, जिसने दीवार बनाई लेबरर पे, उस पे। लेबरर ने अब इल्जाम लगा दिया कि मेरा ध्यान भटक गया था सर, क्योंकि एक लड़की थी जो पाजेब पहनकर, एंकलेट्स पहनकर इधर से उधर मंडरा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान हटा और मुझसे ये गलती हो गई। देखो कहाँ से बात जा रही। अब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, और वो जो डांसिंग गर्ल थी वो भी काफी बूढ़ी हो गई थी। शी हैड बिकम वेरी ओल्ड नाउ, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। एंड नाउ शी ब्लेम्ड द गोल्ड स्मिथ एज ही हैड डिलेड हिज वर्क एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स। अब वो ब्लेम करने लग गई कि यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ, जो सुनार बैठता है ना इस गली में, उसके पास मैं जा रही थी बार बार क्योंकि उसने मेरा काम डिले कर दिया था, तो उसकी गलती है, उसकी वजह से चक्कर लगे मेरे वहां पे। अब देखते क्या होता है। गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया, सुनार को किंग के कोर्ट में बुलाया गया, who said that he was busy attending a rich merchant's order that time due to some wedding rituals in his family। कहता किसी के घर में शादी थी, सुनार कहता, तो मैं उनके कामों में बिजी था इसीलिए मैं लेट हो गया, तो उनकी गलती है। ओ माय गॉड, एक बात कहाँ से कहाँ जा रही। सो इट वॉज देयर फॉर रूल्ड, तो फाइनली क्या डिसीजन लिया गया, दैट दिस मर्चेंट वॉज द सेम हाउस ओनर हुज वॉल हैड कोलैप्स्ड ऑन द बर्गलर। जिसके घर का सोना बनाने में बिजी था सुनार, वो पता है किसका घर था, इसी रिच मर्चेंट का जिसके घर पे चोरी हुई। घूम फिर के बात किस पे आ गई, इसी पे आ गई। तो द मर्चेंट प्लीडेड दैट हिज फादर वाज द वन हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी एंड ही वाज डेड ऑलरेडी। तो मर्चेंट हाथ जोड़ के बोलने लग गया, वो जो ज्वेलरी बनी थी मेरे पापा के कहने पर बनी थी, और मेरे पापा ऑलरेडी मर चुके हैं, तो हमें बख्श दीजिए राजा महाराज, हमें बख्श दीजिए। ओके, सो बट द किंग डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट फॉर हिज फादर्स डीड। अब ये जो किंग है अभी भी माना नहीं है, कहता है कि बेटे को सजा मिलेगी बाप की गलतियों की, तो फादर की गलतियों की सजा मर्चेंट को मिलने वाली है। ए न्यू स्टेक वाज ऑर्डर्ड टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। तो अब एक सजा मिली इसे। हाउएवर द मर्चेंट वाज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक। एग्जीक्यूशन स्टेक मतलब बेटा जहाँ पर फांसी टंगाते हैं ना, वहाँ पे उसको वहाँ डबर, वो इतना पतला था कि वो वहाँ पर आया ही नहीं। सो द किंग ऑर्डर टू सर्च फॉर ए फैट मैन हु फिट दिस। किंग बोलता है मोटे आदमी को लाओ जो वहां पे जाके फिट होके काम कर सके। द किंग्स मैन सर्च द एंटायर किंगडम एंड फाउंड द डिसाइपल एज एन आइडियल फिट फॉर द स्टेक। अब आप सोच रहे होगे मैम इस पूरी कहानी में उस शिष्य का क्या हुआ। बेटा वो शिष्य वो मोटा आदमी बना वो क्योंकि खा पी के मोटा हो गया था वो, तो उस आदमी को सेलेक्ट किया गया यहाँ पर इस काम के लिए। बट एज ही वॉज इनोसेंट ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड्स। ये बेचारा मासूम था, बोला किसी की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं, वो मर्चेंट उसमें पतला है, फिट नहीं हो रहा, मैं फिट होंगे तो क्या मेरी जान ले लोगे, मुझे माफ करो। इन द किंगडम ऑफ फूल्स नो वन लिसन टू हिम। यहाँ पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गुरुजी ने कहा था यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, पर ये वहीं रहा, खा पी के मोटा हो गया, और आखिर में क्या हुआ देखो। सो वेटिंग फॉर हिज एग्जीक्यूशन, अब इसके मरने का वक्त आ गया है। The disciple then remembered his guru's words and requested him to help him। तो अब उन्हें याद आ गई अपनी गुरुजी की कि वो मेरी मदद कर सकते कुछ यहाँ पर, उन्हें कहा था यहाँ मत रहो। तो his guru who was blessed with magical powers could see his disciples condition in his vision। गुरुजी के पास जादुई शक्तियाँ थी, गुरुजी देख पा रहे थे कि इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी वो समझ गए कि अब उनके जो शिष्य है वो तकलीफ में है, और तब की तब वो पहुंच गए। एट वंस ही अराइव्ड टू सेव हिज डिसाइपल, वो पहुंच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। सो ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसाइपल्स ईयर। धीरे से वो डिसाइपल के कान में कुछ कहते हैं। Then he requested the king to punish him instead of his disciple। तो गुरुजी कहते हैं काम करो, आपको सजाई देनी है तो मेरे शिष्य की बजाय मुझे दे दो। However, when the disciple heard this, he requested the king to put the stake on him as he was brought there for execution first। तो जैसे ही गुरुजी बोलने लगे मुझे सजा दे दो, शिष्य ने सुनकर बोला नहीं नहीं मुझे पहले यहाँ पर लाया गया था तो मुझे सजा दे दो। तो अब ये दोनों लड़ने लगे, मुझे दे दो सजा, मुझे दे दो सजा। बहुत कंफ्यूज हो गए अब गुरु ये अपना राजा जी। तो puzzled about who should die first, the king asked to resolve the conflict। तो अब कंफ्यूज हो गए कि क्या करे, इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, किसको पहले मारे। ओके, द गुरु dubiously told him that whoever would die on the stake first would be reborn as the future king of that kingdom। गुरु जी ने क्या दिमाग लगाया और बोला वहां जाकर जो सबसे पहले मरेगा ना वो राजा बनकर जन्म लेगा इस किंगडम का। अब देखो क्या होता है।
द वन हु डाइड नेक्स्ट वुड बिकम द की मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। जो दोबारा मरेगा यहाँ पर वो बनेगा मिनिस्टर, सबसे अहम मिनिस्टर, और जो पहले मरेगा वो बन जाएगा राजा। क्लियर एवरीबॉडी? तो किंग इस बात से बड़े कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि भाई कहीं मैं राजा ना रह जाऊं, तो खुद ही जाकर वहां पर he didn't want to lose the kingdom to someone else in the subsequent life, so he had a discussion with his minister and finally concluded that they should go on to the stake to continue being the king and minister in the next life। तो गुरु जी की बातों में आ गए, खुद राजा और उसका मिनिस्टर वहां जाकर मर गए कि भाई अगले जन्म में हम राजा और महाराजा मिनिस्टर बने रहे यहाँ पर। सो दे वेंट एंड दैट नाइट दे सीक्रेटली वेंट टू द प्रेजेंट एंड सेट फ्री द गुरु अलोंग विद हिज डिसाइपल। गुरु और उसके शिष्य को छोड़ दिया गया उस रात, और अगले दिन जब एग्जीक्यूशन होना था ये खुद ही लटक गए और मर गए। And finally, next morning, king and his minister, who disguised themselves as the guru and his disciple, were executed at the stake। अपना भेष बदल दिया, गुरु और शिष्य का रूप ले लिया राजा ने और उनके मिनिस्टर ने, और वहां उनका काम खत्म। When the people of the kingdom saw that the king along with his ministers were executed, they made the guru and his disciple as their king and the minister। सोचो यार क्या किस्मत है, असली राजा और उसका मिनिस्टर तो मर गया गुरु और शिष्य बनके, और ये गुरु और शिष्य को बना दिया गया राजा और उसका मिनिस्टर। और आराम से गुरु वाज हेजिटेंट इनिशियली, पहले वो थोड़ा शर्मा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, बट ही फाइनली गेव इन एंड रिवर्स द रूल्स ऑफ द किंगडम एंड द पीपल बिगैन लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ इन द, जैसे बाकी राजघरानों में बाकी किंगडम्स में लोग रहते हैं वैसे ही यहाँ के किंगडम में भी लोग रहने लगे। बहुत ही सिंपल सही तरीके से इन्होंने चीज़ों को फॉलो कर दिया। सो आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया है। किंगडम ऑफ फूल्स काफ़ी फ़नी कहानी है। वो ऑर्डर याद रखना, राजा ने किस किस को बुलाया था और आखिर में राजा के साथ क्या हुआ। बेवकूफ़ी में ऐसा ही होता है, तो इसीलिए समझदार बनो, बेवकूफ़ नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू सून।